आदाब, वेलकम। मैं के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। बात करंट अफेयर्स की करनी है। दिसंबर मंत्रा का पहला पार्ट लेके प्रस्तुत हूं। बिना समय गवाए चलते हैं आज के सुविचार पर। आज का सुविचार कहता है, जी हां, आपके लिए एकदम शानदार सुविचार लेके आया हूं। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। जी हां, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है। जी हां दोस्तों, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। लड़ाई जारी है उस कुर्सी की जो आपको चाहिए, और उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, उसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। उसको लक्ष्य निर्धारित करते हुए दिल से लड़िए, सफलता अर्जित होगी। बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखिए, आपके सामने प्रस्तुत है आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, देखिए क्या है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शंस क्या है देखते हैं। ऑप्शंस है आपके पास प्रमोद चंद्र मोदी, जी हां, विवेक जौहरी, अरुण चावला, जेबी महापात्रा। ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वर्तमान करंट अफेयर्स के लिए, और इन चारों को आपको बहुत बारीकी से देखना है। कौन था, किसका पद है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं भैया। प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में अभी हाल ही में राज्यसभा के महासचिव बनाए गए हैं। राज्यसभा के महासचिव बनाए गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। बात करें अगर अरुण चावला की, तो हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है अरुण चावला को। जेबी महापात्रा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। उसी प्रकार ये सीबीआईसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विवेक जौहरी। सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखना है। बात कर रहे हैं यहां राज्यसभा के महासचिव की। वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है? वर्तमान में लोकसभा का महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, है ना। सीबीडीटी के अध्यक्ष आपके हो गए जेबी महापात्रा, सीबीआईसी के हो गए विवेक जौहरी, और अरुण चावला है फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न चुन चुन के वही प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपका एक नंबर तैयार करने वाला है। बढ़ते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है या चुना है? ऑप्शन है आपके सामने। वैक्सीन, एनएफटी, वैक्स, परजीवरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। तो भैया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था आपका वैक्स, है ना जी। बात करें अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, कैम्ब्रिज डिक्शनरी की, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का आपका वर्ड था परजीवरेंस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, है ना। अब आते हैं एनएफटी पर। तो एनएफटी दोस्तों कोलिंस डिक्शनरी, है ना। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था आपका एनएफटी। और आपका बचा वैक्सीन, जी है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ये सभी 2021 ही है, तो आप इनको सभी को याद रखेंगे। 2021 का ही सभी वर्ड ऑफ द ईयर है, तो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। वैक्सीन हो गया मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। एनएफटी हो गया कोलिंस डिक्शनरी का। वैक्स डिक्शनरी का हो गया ऑक्सफोर्ड, वैक्स हो गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। और परजीवरेंस हो गया आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, है ना। वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है उस वर्ष कौन सा शब्द ज्यादा खोजा गया, ज्यादा सर्च किया गया, ज्यादा लोग उसके बारे में यूज किए, ऐसे वर्ड्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में
किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन पूछ सकता है देश का सबसे अनुकूलतम राज्य कौन सा है जहां पर फिल्म की शूटिंग आसानी से की जा सकती है। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम। तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को चुना गया है सबसे अनुकूलतम राज्य फिल्म शूटिंग के लिए। बात यहां पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की हो रही है और ये 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये गोवा में संपन्न हुआ। दोस्तों, कहां पे? गोवा में संपन्न हुआ और इसको भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। बात अगर करें सिक्किम की, सिक्किम भी जीता था हाल ही में सबसे अनुकूलतम राज्य फिल्म शूटिंग के लिए, लेकिन यह राष्ट्रीय पुरस्कार में जीता था। लेकिन यह राष्ट्रीय पुरस्कार में जीता था, तो इस नाते आप इसको याद रखेंगे, यह राष्ट्रीय पुरस्कार में जीता था। ठीक है, और ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें जीता था। ठीक है जी, बढ़ेंगे, अगले बढ़ेंगे। राजस्थान आपका गलत है, गुजरात आपका गलत है, गोवा में संपन्न होता है, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव ये है और एशिया में भी सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव आपका ये है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असम राज्य सरकार ने राज्य को सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की? असम राज्य द्वारा अपने राज्य के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे कहते हैं? असम वैभव को कहते हैं। और असम वैभव हाल ही में किसे दिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। रतन टाटा, पुनीत राजकुमार, विश्वभूषण हरिचंदन, आशा भोसले। देखिए, राज्यों द्वारा नागरिकों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। ऐसे नागरिक जिनके कार्य से उस राज्य का नाम हुआ हो, ऐसे नागरिक जिनके कार्य से उस राज्य का नाम बहुत दूर तक राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे आया हो, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। जैसे भारत है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपको पता है? कमेंट में जल्दी बताइए, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? जो ऑप्शन देखिए, इसमें देखते हैं, राज्य की बात हुई है। राज्य कौन सा? असम, है ना? कौन सा राज्य? असम। और असम का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो क्या है? असम वैभव है। और हाल ही में दिया गया है किसे? रतन टाटा को दिया गया। किसे? रतन टाटा को दिया गया। तो आप यहां लिख सकते हैं सबसे बड़ा नागरिक सम्मान असम वैभव, ये किसे दिया गया? रतन टाटा को। रतन टाटा का असम के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, जिसलिए इन्हें असम वैभव से सम्मानित किया गया। नीचे ऑप्शंस देखेंगे, इन्हें भी सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है उनके राज्यों का। तो ये किसे? पुनीत राजकुमार, कर्नाटक का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कन्नड़ रत्न से सम्मानित किया गया है पुनीत राजकुमार को, है ना जी। विश्वभूषण हरिचंदन को उड़ीसा का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसका नाम है कलिंग रत्न, जिसका नाम है कलिंग रत्न, इसे सम्मानित किया गया था। आशा भोसले को महाराष्ट्र के सबसे बड़े नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ नागरिक सम्मान थे जो राज्यों के दिए जाते हैं। और असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को, है ना जी। बढ़ते हैं जल्दी से, बताइए टाटा का नाम आया है तो हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन दोबारा नियुक्त किए गए हैं। एक व्यक्ति को थे जिन्हें चेयरमैन अध्यक्ष के पद पर थे, उन्हें दोबारा टाटा सन्स का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेंट में तुरंत बताना है वर्तमान में टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से स्थापित दिया जाता है? इसकी स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट में बताइए। जी हाँ, जल्दी कमेंट करिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापित कब हुआ और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। जी हाँ, एकदम सही कहा, एकदम सही आंसर आ रहे हैं
1961 में स्थापित होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1965 में दिया जाता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसे? तो जी हाँ, जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यहां पूछा है 56वां, यहां पर पूछा है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया पूछा है। तो देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? दामोदर मौजो, नीलमणि फूकन, अच्युतम नंबूदरी। अच्युतम नंबूदरी। तो देखिए 55वां कौन था? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था और यह मलयालम भाषा में दिया गया था। 21 भाषा में दिया गया था, मलयालम भाषा में दिया गया था। बात करें अगर फूकन नंबूदरी की, बात क्या करें? फूकन नंबूदरी की, इन्हें 56वां पुरस्कार दिया गया था और किस भाषा में? असमिया। ठीक है जी। और ये 57वां पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया था कोंकणी भाषा में। कोंकणी भाषा में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 55, 56, 57 और पहला। ठीक है जी, पहला भी मलयालम में ही दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा था, 56वां पूछा था। 56वां का आंसर क्या हो जाएगा? नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया असमिया की भाषा में। दामोदर मौजो को 57वां दिया गया कोंकणी भाषा में। अच्युतम नंबूदरी 55वें पाए थे मलयालम के लिए और जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था मलयालम के लिए। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। सन अगर पूछ लेता है ना, अगर सन पूछ लेता है तो याद रखिएगा 2020 का दिया गया है नीलमणि फूकन को और 2021 का दिया गया है दामोदर मौजो को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न दोस्तों वही छाट के लाया हूं जो एग्जाम में आपके आने वाला है, एकदम सीधा प्रश्न। जज्बा बनाए रखना है, हार नहीं माननी। अगर आप हार मान जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? मैंने कहा ना, दिल से लड़ना है और लड़ा वही जो जीता, और जो जीता वही लड़ा। ये कॉन्सेप्ट है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। लड़ोगे तो जीतोगे और जीतने के लिए लड़ना ही होगा। तो मेहनत करते रहना है, जज्बा बनाए रखना है, लक्ष्य मंत्रा आपके साथ है। एकदम दबा के इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? काजू वैली आर्द्रभूमि को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? काजू वैली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? सीधा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर इसका। ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कश्मीर। जी हां, सही जवाब है तमिलनाडु। सही जवाब क्या है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु को भारत का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और यह काजू वैली आर्द्रभूमि जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है ना। एकदम ध्यान रखिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बताना, चूंकि यहां पक्षी की बात आई है, भारत में वर्ल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में पक्षी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट में बताइए, जल्दी कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हैदरपुर वेटलैंड को हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, या किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसके पहले आपको जानना चाहिए कि यह रामसर स्थल क्या होता है भाई? ये रामसर स्थल क्या होता है? रामसर स्थल क्या होता है आपको पहले भी बताया है। 1971 में एक
संधि होती है कहां पे? रामसर में। कहां पे? रामसर में एक संधि होती है ईरान के रामसर में। क्या संधि होती है? कि जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें संरक्षित किया जाएगा और उन्हें नाम क्या दिया जाएगा? उन्हें नाम दिया जाएगा रामसर क्षेत्र या रामसर साइट। इस प्रकार रामसर स्थल का शुरू हुआ चलन और 1971 में इसकी संधि हुई थी। भारत इसका हिस्सा बनता है 1 फरवरी। भारत कब बनता है? 1 फरवरी 1982 में इसका हिस्सा बनता है। भारत इसका हिस्सा 1 फरवरी 1982 में बनता है और भारत का 47वां, जी हां, भारत का 47वां वेटलैंड है ये आपका। भारत का ये 47वां वेटलैंड है जो कि कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही भारत में कुल 47 वेटलैंड्स हो जाते हैं। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी का ये 10वां वेटलैंड है। यूपी का ये 10वां वेटलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व स्तर की बात करें तो 2463वां, जी हां, 2463वां वेटलैंड है ना। ये विश्व स्तर पे हो गया, ये इंडिया लेवल पे हो गया और ये यूपी लेवल पे हो गया। तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है जी। आने वाले दिनों में 2 और जुड़े हैं, वो अभी आपकी चर्चा की जाएगी फरवरी मंत्रा में इसकी चर्चा हम करेंगे, है ना जी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बातें होंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि गंगा बैराज के जो क्षेत्र है उसके निर्माण के बाद ये बना था, जहां पे बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या घोषित किया गया? रामसर स्थल घोषित किया गया। 2 फरवरी को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। हाल ही में कमेंट करके बताइए आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या रखी गई? आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम क्या थी? ये आपको कमेंट में बताना है। जल्दी से कमेंट बताइए आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपके नाम के सामने है, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा, लालेला मसवाने, नादिया फरेरा, हरनाज संधू। अभी तक भारत में कुल 3, इनको लेकर के भारत में कुल 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। और कौन जीता है? तो हरनाज संधू, पंजाब की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है और यह खिताब पूरे 21 साल बाद मिला। 2000 में लारा दत्ता के पास यह खिताब था और लारा दत्ता से पहले सुष्मिता सेन के पास यह खिताब था। तो ये तीसरी है हरनाज संधू, इसके पहले लारा दत्ता और सुष्मिता सेन रह चुकी हैं। और क्वेश्चन क्या था? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरनाज संधू, है ना। सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है पेपर में, गारंटी है। सेम क्वेश्चन मिलने वाला दोस्तों, कुछ भी इफ बट नहीं होने वाला है इसमें। पूरी तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेके रहना है, उसमें कोई धोखा मत करिएगा, उसमें कोई धोखा मत करिएगा, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। कोशिश करते रहना है, मेहनत होके रहनी है और मेहनत जब होगी तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? आसियान देश, ब्रिक्स देश, मध्य यूरोपीय देश, मध्य एशियाई देश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मध्य एशियाई देश। मध्य एशियाई देशों को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये कौन से देश हैं? ये कौन से देश हैं? तो नोट करेंगे, कजाकिस्तान, क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और ताजिकिस्तान हो जाएगा, ताजिकिस्तान हो जाएगा,
और तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये याद रखना है, याद रखना ये 4 देश थे जो मध्य एशियाई देश थे, इन्हें क्या नामांकित किया गया? मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, है ना। भारत में वर्तमान में तीन राष्ट्रीय पर्व माना जाता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना समय गवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है, इसकी अनुमानित लागत क्या है? पहला चरण मतलब कि कई चरणों में होना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या क्या है? तो 500 करोड़, 249 करोड़, 339 करोड़, 669 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुल अनुमानित लागत देखी जाए तो कुल अनुमानित लागत इसकी है 900 करोड़ की लगभग, है ना जी। लेकिन बात क्या है, क्या किया है, बात यहां क्या है, पहले चरण की अनुमानित लागत बतानी है। तो पहले चरण का अनुमानित लागत क्या हो जाएगा? 339 करोड़। ठीक है, 339 करोड़ पहले चरण की लागत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में कमेंट बताइए, तुरंत कमेंट बताइए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना कहां की गई? किस राज्य में स्थित है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? जल्दी से, सही कहा, बनारस। बनारस जिसको वाराणसी भी कहा जाता है, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके साथ ही साथ आपको जानना चाहिए, यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। क्या है? भारत की राजनीतिक राजधानी आप जानते हैं नई दिल्ली, भारत की आर्थिक राजधानी आप जानते हैं मुंबई, और उसके साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक राजधानी है बनारस। इसके साथ ही साथ सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है, भारत के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है बनारस। इसको भी आप दिमाग में बनाए रखिएगा। तो ये कहां स्थित है? बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार किसमें बनी? किसमें बनी? या हमारे टाइपिंग मित्र जो हैं, टाइपिंग जो करते हैं, उनके थोड़ा एरर हो गया है। विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार किस देश में बनी होगा भैया? किस देश में होगा? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, यूएसए, चाइना, यूएई, है ना। भारत, यूएसए, चाइना, यूएई। सही आंसर क्या है? जी हां, पेपरलेस सरकार, मतलब कोई भी कार्यकाज जो है सरकार का, वो अब पेपर पे ना होकर के डिजिटल होगा। इसके लिए कौन सा देश तैयार है? तो ये है यूएई। यूएई ने बनाया विश्व का पहला पेपरलेस सरकार। ठीक है, कमेंट में बताइए, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा, हाल ही से भारत में किस राज्य द्वारा भारत ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया? भारत का पहला पेपरलेस बजट किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया? कमेंट में बताना है, जल्दी से कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पारंपरिक भैंसाड़ दौड़ कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, रिपीट हो गया भाई, यहां हम डाल लेते हैं केरल। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर देखिए, पारंपरिक भैंसा दौड़ है। 2 भैंसों को आपस में बांध दिया जाता है, उनकी दौड़ कराई जाती है। यह किस राज्य में आयोजन किया जाता है इसका? तो भगवान कादरी मंजूनाथ। जी हां, भगवान कादरी मंजूनाथ। ये इन्हें प्रसन्न करने के लिए ये दौड़ कराई जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी फसल पैदा होगी। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी फसल पैदा होगी। और ऐसा कहां पे? कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, कहां पे किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। इसी से ऐसा यहाँ पे एक और पारंपरिक एक आयोजन और होता है, वो तमिलनाडु में होता है। कौन सा आयोजन होता है? वो जल्लीकट्टू होता है। कौन सा होता है? जल्लीकट्टू होता है। वह भी पारंपरिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है।
और इसी तरीके से कंबाला कहाँ होता है, कंबाला होता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, अरे सॉरी कर्नाटक में होता है। ठीक है जी। तो क्या हो गया, अच्छी फसल के लिए और भगवान कादरी मंजूनाथ को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है, ये दौड़ कराई जाती है। चलिए बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात है। कर्नाटक का वर्तमान में सीएम कौन है भाई, क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम, जी हाँ सही जवाब है बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया। पर्सन ऑफ द ईयर, ऐसा व्यक्ति जिसकी चर्चा पूरे वर्ष रही हो, और इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ओलिविया रॉड्रिग्स, सिमोन बाइल्स, चार्ल्स लिंडबर्ग, एलन मस्क। भैया बहुत ही चर्चित नाम रहा है एलन मस्क का। स्पेस एक्स के मालिक हैं ये। स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष एजेंसी है, प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अलावा टेस्ला, इनकी गाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं है। टेस्ला के ये भी प्रमुख हैं। तो एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख हैं। इन्हें चुना गया है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर 2021, 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया था। 1927 में, कहा भैया, 1927 में पहला मैन ऑफ द ईयर चुना गया था चार्ल्स लिंडबर्ग को। पहले से मैन ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब महिलाओं की संख्या और बढ़ी, महिलाएं चर्चा में आने लगी, उनके भी कामों की चर्चा होने लगी, तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या हो गया, पर्सन ऑफ द ईयर हो गया। तो पहला क्या पाया था, 1927 में पहला मैन ऑफ द ईयर चुना गया था चार्ल्स लिंडबर्ग को। और दो भी नाम आपके सामने हैं, ओलिविया रॉड्रिग्स और सिमोन बाइल्स। तो बाबू ओलिविया रॉड्रिग्स को चुना गया एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर 2021 का एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर। उसके साथ ही साथ सिमोन बाइल्स को चुना गया एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये आपको याद रखना है, एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, ओलिविया रॉड्रिग्स एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर, चार्ल्स लिंडबर्ग पहले मैन ऑफ द ईयर, और एलन मस्क हो गए आपके 2021 के मैन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई। भारत की नहीं, विश्व की पहली ऐसी भंडारण क्षमता वाला यह परियोजना शुरू हुआ है कहां पे, सिमहाद्री में। कहां पे भैया, सिमहाद्री में शुरू हुआ है। और सिमहाद्री कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपको याद होगा यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की। यहां किसकी बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना, आपको पता है भारत में वैकल्पिक ऊर्जा की बहुत तगड़ी खोज जारी है। क्यों, ग्रीन हाइड्रोजन पे हम बहुत कुछ डिपेंड कर रहे हैं। कारण क्या है, हमें जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है 2070 तक हमें जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें ऐसे ऊर्जा के स्रोतों पर डिपेंड होना पड़ेगा जो कि कार्बन उत्सर्जित ना करते हैं। और इसके सिमहाद्री में जो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, इससे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों को बहुत ज्यादा कार्बन मुक्त कर सकेंगे। आपको पता है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये भी लद्दाख में स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार लद्दाख में 5 बसें चलाई गई थी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से चली थी। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजों को अब हम ग्रीन हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन का मिशन नहीं होगा और हम जल्द ही जीरो कार्बन उत्सर्जन के पॉलिसी को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हारना नहीं है मित्र, हारना नहीं है, बस यही एक काम तो नहीं करना है, बाकी वो हर हथकंडा अपनाना है जो आपको आपकी कुर्सी तक पहुंचाए। समय बहुत अच्छा है, ये बहुत शानदार समय है आपके लिए पूरा समय है कि आप पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर सकें। आपके सामने पेपर्स बस जल्दी ही आने वाले हैं
और जितनी जल्दी आप तैयारी मेंटेन कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता अर्जित होनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 15वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 15वां प्रश्न कहता है किस यूरोपीय देश ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध घोषित किया है? कौन सा ऐसा देश है भाई? कौन सा ऐसा देश है जिसने भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया और उसका उपयोग को भी वैध घोषित कर दिया? तो देखेंगे, माल्टा, साइप्रस, अल सल्वाडोर, यूएसए। कौन सा देश है? बात यहां हो रही है यूरोपीय देश की। किसकी हो रही है? यूरोपीय देश की। तो देखते हैं, माल्टा, साइप्रस, अल सल्वाडोर, यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टा। क्या हो जाएगा? माल्टा वह देश है जिसने भांग की खेती और उपयोग को वैध घोषित किया है, लेकिन उसमें भी नियम है। क्या नियम है? तो 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई 18 वर्ष का है तो 7 ग्राम का उपयोग वह कर सकता है। साथ ही साथ जो घर है वहां के नागरिक हैं, 4 भांग के पौधे लगा सकते हैं। 4 भांग के पौधे वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग औषधि रूप में भी किया जा रहा है। तो 4 भांग के पौधे वो लगा सकते हैं और इसके सुखाने के बाद लगभग 50 ग्राम का भंडारण भी आप कर सकते हैं। सुखाने के बाद आप कितने ग्राम का भंडारण कर सकते हैं? 50 ग्राम का भंडारण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माल्टा। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? पढ़ ही नहीं रहा है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है भाई। बढ़ गया। चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला है जनरल एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। अगला है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला है जनरल विपिन रावत। देखेंगे क्या पूछा है? सीओएससी। जी हां, सीओएससी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। भारत में सीडीएस जो पद आया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके पहले जो व्यवस्थाएं चलती थी वो सीएसयू की चलती थी। वो किसकी चलती थी? सीओएससी की चलती थी। आपको पता है वे हाल ही में एक प्लेन दुर्घटना में हमारे देश के पहले सीडीएस की मौत हो गई, सीडीएस का जो शहीद हो गए। तो कौन थे वो? जनरल विपिन रावत थे। जनरल विपिन रावत की मौत होने के बाद, शहीद होने के बाद भारत में सीडीएस का पद खाली हो गया। इसके लिए तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए जो पुरानी व्यवस्था हमारी थी सीओएससी की, उसको फिर से लागू किया गया औपचारिक रूप से। तो वर्तमान में सीओएससी का पदभार किसने ग्रहण किया इसके अध्यक्ष के रूप में? तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो होता है तीनों सेनाओं के बीच में, सबसे वरिष्ठ जो होता है उसे चुना जाता है। तो इसको किसने अध्ययन किया? जनरल एम नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और ये आपके थल सेना अध्यक्ष भी हैं। ये आपके थल सेना अध्यक्ष भी हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्या है? एयर चीफ मार्शल। आपको पता है ये आपके नौसेना अध्यक्ष हैं, सॉरी वायुसेना, आपके वायुसेना अध्यक्ष हैं। और आपके ये एडमिरल आर हरि कुमार आपके नौसेना अध्यक्ष हैं, जल सेना अध्यक्ष हैं, है ना जी। याद रखिएगा ये चारों नाम रखिएगा। ये फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और तीनों सेनाओं की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदगपेल गिखोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। यह किस देश द्वारा किया गया? सम्मानित किए जाने की घोषणा किस देश द्वारा किया गया? आपके सामने ऑप्शंस देखते हैं क्या है। बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, भूटान। हमारे नरेंद्र मोदी साहब भारत के 15वें प्रधानमंत्री, भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और अपनी विदेश नीति के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिसके नाते विदेशों द्वारा इन्हें नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और यह सम्मान जो है, नागरिक सम्मान है, यह दिया गया है आपको भूटान के द्वारा। भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है यह, जिसे सम्मानित किया गया किसे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। रेलवे के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति के लिए, सीधा क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के लिए पूछ सकता है। वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, और रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति आपके एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सहाय योजना है क्या? सहाय योजना क्या है भाई? तो माओवादी क्षेत्र की बात करनी है। किसकी? माओवादी क्षेत्रों में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो खेल में बहुत अच्छा कर सकती हैं, उनके लिए। जी हां, झारखंड की बात कर रहा हूं मैं। हेमंत सोरेन, जी हां, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इनके द्वारा एक योजना स्टार्ट होती है जिसका नाम है सहाय योजना, SAHAY, सहाय योजना। और सहाय योजना क्या है? माओवादी क्षेत्रों में जो ऐसे हमारे प्रतिभा हैं जो आगे आ सकते हैं, जिनको टेक्निक सिखाई जाए, जिनको कोच किया जाए, तो वो अच्छा कर सकते हैं, मेडल ला सकते हैं, पदक ला सकते हैं, उन्हें उनकी सुविधाओं को देना। खेलने की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में। याद रखना है, सहाय योजना संबंधित है माओवादी क्षेत्रों में प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए। कहां पे? झारखंड में। और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 100% टीकाकरण, दोनों खुराक, डबल डोज वाली बात हो रही है, करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस देखता हूं क्या है। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इज द राइट आंसर। जी हां, अंडमान निकोबार भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे डबल डोज लग गया है, सभी नागरिकों को डबल डोज लग गया है, 100% डबल डोज लग गया है। इसके लिए बहुत ही मुबारकबाद अंडमान निकोबार प्रशासन को। बात की जाए अगर राज्य की दोस्त, बात अगर की जाए राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश। बात अगर की जाए तो राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने दोनों खुराकें लगवा दी हैं 100% नागरिकों को। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और राज्य में हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं, बिना समय के बाद बढ़ना है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया गया है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। आपको बता दूं, यहां पे वर्ड यूज किया गया है शिक्षक विश्वविद्यालय। क्या यूज किया गया है? शिक्षक विश्वविद्यालय। शिक्षा रीढ़ की हड्डी होती है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य का जीवन की, मनुष्य जब छोटा होता है, बच्चा होता है, तो जैसी शिक्षा उसको मिलती है वो वैसा ही नागरिक बनता है। इसीलिए प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक बनाने के उद्देश्य से, जी हां, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक, मेरी बात समझिएगा, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक बनाने के उद्देश्य से भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? नई दिल्ली में बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनके द्वारा ऐसी योजना, ऐसी शुरुआत की जाएगी। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक बने, इसके लिए 12 जब पास कर लेगा बच्चा, 12 पास करने के बाद 4 वर्षीय कोर्स की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षक विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जिससे वह सीधा शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक बन के निकलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो आज के दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और दिसंबर मंत्रा को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जल्द से जल्द मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने जनवरी का पार्ट लेकर के आ जाऊं, और जल्द ही हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।